दोस्तों आज हम एक बहुत ही जबरदस्त कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा और ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। विक्रम 32 साल का एक बेरोजगार युवक अपनी जिंदगी की ठहर चुकी रफ्तार से पहले से ही परेशान था, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है जब वो अचानक एक रहस्यमय टाइम लूप में फंस जाता है। अब उसे बार बार सिर्फ अपनी आखिरी 3 दिन की जिंदगी जीनी पड़ती है। हर सुबह वही लोग, वही घटनाएं, वही गलतियां, लेकिन हर बार कोई नया संकेत, कोई अनदेखा सच उसकी राह देख रहा है। विक्रम समझ जाता है कि कोई समय का खेल नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है। जब तक वो अपनी जिंदगी का असली मकसद नहीं खोजेगा तब तक ये टाइम लूप नहीं टूटेगा। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि इन 3 दिनों में कई सारी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। रिश्ते, फैसले, पछतावे, ये सब एक एक करके उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। अब सवाल इतना सा है, क्या विक्रम इस टाइम लूप से कभी बाहर निकल पाएगा या फिर समय उसे अपनी गर्द में हमेशा के लिए कैद कर लेगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है थुरथु निर्गमाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शहर के बहुत बड़े रमन जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट होते हैं। किसी वार्ड में लोगों का ऑपरेशन हो रहा था, कोई दवाई खा रहा था, तो कहीं पर महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही थी। अब इसी के चलते हमें एक कमरे में रखी हुई लाशों को दिखाया जाता है। तभी अचानक वहाँ पर विक्रम कुमार नाम का एक लड़का, उसे अचानक ही होश आता है और वो उठ जाता है। वो अपने आसपास देखता है तो लोगों की लाशें पड़ी हुई है। उसका अंगूठा चेक करने पर उसके ऊपर टैग लिखा होता है और ऐसा टैग दोस्तों डेड बॉडीज पर लगाया जाता है। अब उस टैग से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम विक्रम है और 32 साल की उम्र में एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है। तुरंत ही उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। उसके माता पिता, बहन बाहर लाश को देखकर रो रहे होते हैं कि उनका बेटा अंदर मृत हालत में पड़ा है। अब विक्रम अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था, लेकिन वो लोग विक्रम को नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पर क्या चल रहा था ये विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही हम देखते हैं उस रूम में एक नर्स आती है। विक्रम तुरंत ही उस नर्स से कहता है कि मैडम आप दरवाजा खोल दीजिए, शायद मैं यहाँ पर गलती से फंस गया हूँ। जब नर्स उसकी बात नहीं सुनती तो वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। अब नर्स उसकी तरफ देखती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। विक्रम चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। नर्स उसके पास आती है और उसका टैग दिखाकर उसे कहती है कि देखो मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम मर चुके हो। ये बात सुनकर विक्रम तो शॉक ही रह जाता है। नर्स से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? देखो मैं अभी तुम्हारे सामने यहाँ से बाहर जाता हूँ। ऐसा कहकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। नर्स उसे फिर से समझाती है कि तुम मर चुके हो, तुम्हारी आवाज कोई भी सुन नहीं सकता, तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन विक्रम बार बार चिल्लाकर यही कहता है कि मैं नहीं मर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक वहाँ पर लेटी हुई एक दूसरे आदमी की लाश जिंदा हो जाती है। वो आदमी नर्स से कहता है कि ये लड़का कितना चिल्ला रहा है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर भेज दो। विक्रम उसे देखकर घबरा जाता है। नर्स विक्रम से कहती है कि डरो मत, इस आदमी ने आत्महत्या की थी, इसका नाम जीवन है। जीवन विक्रम से कहता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तुम मर चुके हो, ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? विक्रम कहता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 32 साल का हूँ। नर्स कहती है कि कौन, कब, कहाँ और कैसे मरता है ये मैं नहीं बता सकती, तुम अब किसी से बात नहीं कर सकते और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। विक्रम कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और ये क्या मेरी मरने की उम्र है, अभी तो मैं हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। अब ये बात सुनकर नर्स उसे कहती है कि आज सुबह ही हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होते ही मर गया, कल तो यहाँ पर 28 साल का एक लड़का मर गया जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, तो मौत कब और कैसे आती है ये कोई नहीं बता सकता। और तुम्हें क्या लगता है उन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं था? हर एक इंसान को ऐसा ही लगता है कि उसे और जीना है। विक्रम कहता है कि मैं लगभग 60 साल तक तो जीना चाहता हूँ, तो वह नर्स उसे 60 साल का बना देती है। फिर विक्रम कहता है कि मैंने अपनी लाइफ तो अच्छे तरीके से जी ली, लेकिन अब मैं अपने पोता पोतियों के साथ खेलना चाहता हूँ, अपने घर, जमीन, जायदाद इसको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो नर्स कहती है देखा, इंसान की उम्र जितनी भी हो, वो जवान हो या फिर बूढ़ा, वो कभी भी मरना नहीं चाहता, वो हमेशा जिंदगी और जीना चाहता है, लेकिन जिसके नसीब में जितनी सांसें लिखी होती है वो उतनी ही देर तक जिंदा रहता है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इतना समझाने के बावजूद भी विक्रम अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं करता। वो नर्स से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे फिर से जिंदा कर दो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद वो नर्स और जीवन विक्रम को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और उस कमरे से एक दूसरे गेट से एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। उस दुनिया में अजीब एक पोर्टल जैसी चीज होती है। वहाँ जीवन उसे एक चक्र दिखाता है और किस्मत आजमाते हुए उसे घुमाने के लिए कहता है। विक्रम जब उस डिवाइस को घुमाता है तो उसका एरो 3 नंबर पर आकर रुक जाता है।
तो नर्स उसे कहती है कि देखो, तुम्हारे पास 3 दिन हैं, तुम्हें जो भी काम करने हैं इसी समय में पूरे करने होंगे। 3 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम वापस यहाँ पर आ जाओ। विक्रम कहता है कि बस 3 दिन, 3 दिन में क्या ही कर लूंगा, मैंने कहा ना मुझे 60 से 70 साल जीना है। नर्स कहती है कि चाहे तो 3 दिन ले लो, वरना मैं तुम्हारे 3 दिन यहीं पर कट कर देती हूँ। तो विक्रम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे 3 दिन के लिए सही, लेकिन अपने लाइफ में भेज दो। फिर जीवन कहता है कि ठीक है, 32 साल तक तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो अब देखते हैं 3 दिन में तुम क्या ही कर लोगे। जीवन अब विक्रम से किसी एग्रीमेंट पेपर पर सिग्नेचर करवा लेता है, यानी कि उसे धरती पर भेजने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था। फिर जीवन विक्रम को शॉक ट्रीटमेंट देता है और अगले ही सीन में हम विक्रम को उसके घर पर बेड पर सोया हुआ देखते हैं। अब 7:30 बजे का अलार्म बजने लगता है, लेकिन विक्रम उसे बंद करके सो जाता है। घर में उसकी माँ उसे जल्दी से उठकर अपने पिता को ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है। विक्रम कहता है कि मैं कल रात देर से सोया था, मैं नहीं उठूंगा, ऐसा कहकर वो सो जाता है। उसके पिता बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये पहले कभी उठा है जो आज उठेगा, मैं खुद ही काम पर चला जाऊंगा। अब 12 बजने के बाद हम देखते हैं विक्रम टॉयलेट में जाता है, गेम खेलने लगता है। फिर वो सिगरेट फूकता है, माँ ने बनाया हुआ खाना खाता है और वहां से बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। अब विक्रम की ये सारी आदतें देखकर हमें पता चलता है कि वो एक निकम्मा लड़का है जो कोई जॉब वगैरह नहीं करता, उसे कोई भी सीरियसनेस नहीं है और वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, बस ऐसे ही आवारागरी करते हुए इधर उधर घूमते रहता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि विक्रम को जो 3 दिन मिले हैं ये बात उसे याद ही नहीं है। आज उसका पहला डे होता है जनवरी 23। अब विक्रम जिस पार्क में क्रिकेट खेल रहा होता है वहीं पर सुधा नाम की एक लड़की जो छोटी बच्चों को क्रिकेट सिखाती है वो भी वहाँ पर होती है। दरअसल वो अंदर ही अंदर विक्रम को लाइक करती थी, लेकिन अभी तक उसने ये बात विक्रम को नहीं बताई। अब विक्रम वहाँ से मूवी देखने के लिए जाता है। मूवी देखकर वो देर रात से घर पर लौटता है। घर आने के बाद आराम से खाना खाने लगता है। अंदर के कमरे से उसके माता पिता की आवाज आने लगती, जो कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ रहे थे। अब इतने में ही विक्रम की बहन सृष्टि अपने ऑफिस से घर पर आती है। माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन सृष्टि कहती है कि मैं तो ऑफिस से खाना खाकर आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे डांटने लगती है, कहती है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और अब एक खाना भी वेस्ट जाएगा। जिसका सृष्टि कोई भी जवाब न देते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम फिर से घर से बाहर जाने लगता है। तभी वो कमरे के बाहर से अपनी बहन की बात सुनता है। उसकी बहन कमरे के अंदर फोन पर अपने बॉयफ्रेंड भरत के साथ बात कर रही थी। दरअसल दोस्तों उन दोनों में कोई इश्यू चल रहा था। सृष्टि उसे समझा रही होती है कि हमारे शादी के लिए स्टेबल करियर का होना बहुत ही जरूरी है, हम दोनों को इसके लिए कुछ करना होगा। अगर तुम बार बार ऐसे ही जॉब चेंज करते रहोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भरत उस पर ही भड़क जाता है। वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। खैर अब ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम वहाँ से चाय पीने के लिए बाहर निकलता है। वो चाय की टपरी पर अपने एक दोस्त कार्तिक के साथ थोड़ी बहुत बात करता है। फिर उसका दोस्त कार्तिक वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद सेकंड डे होता है 24 जनवरी। विक्रम सोया होता है। उसकी माँ उसे उठाती है, अपने पिता को ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी वो नहीं उठता। उसके पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम बेवजह अपना गला फाड़ रही हो, वो नहीं उठेगा। पता नहीं कब तक मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठाता रहूंगा, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। और पिछली बार की तरह मैं फिर से अपना अपमान नहीं करना चाहता। दरअसल दोस्तों पिछली बार जब विक्रम की माँ उसे उठा रही थी तो विक्रम गुस्से में बाहर आकर अपने पिताजी को ही डांटने लगा। विक्रम अपने पिता को भला बुरा कहते हुए कहता है कि आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ उखड़ा नहीं और सभी माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कोई ग्रेट काम नहीं किया है। उसके पिता उसे कहते हैं कि मैं एक कंपनी में इंजीनियर एग्जीक्यूटिव का जॉब कर रहा हूँ, इतने सालों से तुम्हें और अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम खुद को देखो, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखड़ा है। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक ढंग की नौकरी भी नहीं ढूंढ पाए। इस तरह से उन दोनों में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था और अपने बेटे विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उनका कहना बस यही था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, उसे अब घर की माता पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना चाहिए। कल अगर उसकी शादी वगैरह हो जाएगी तो वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। इसी तरह से अपने बेटे के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात विक्रम को कहाँ समझ में आने वाली थी। अब विक्रम के पिता चलकर ही अपने घर के आगे वाले स्टॉप पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके कंपनी की बस आती थी। वो बस पकड़कर अपने ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा दिन होता है, फिर भी विक्रम टॉयलेट में बैठकर गेम खेलता है। वहाँ से ग्राउंड में जाता है, क्रिकेट खेलता है, फिर से वहाँ से मूवी देखने के लिए जाता है। रात को देर से घर आता है। तो अब यहाँ पर हम उसकी बहन सृष्टि को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड भरत उसे छोड़ने के लिए आया था। अब जाते वक्त सृष्टि उसे कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जिस तरह से मेरा भाई घर पर पड़ा रहता है बिना जॉब के, कहीं तुम्हारी हालत भी वैसे ही ना हो जाए। तुम्हें भी एक स्टेबल कंपनी में जॉब करनी चाहिए। तो इस पर भरत कहता है कि तुम अपने भाई के साथ मेरा कंपैरिजन कर रही हो, वो तो निकम्मा नाकारा है। अब सृष्टि कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सुधर जाएगा, तुम ऐसे डायरेक्टली मेरे भाई को गलत मत बोलो। भरत कहता है कि अच्छा
तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तुमने अपना भाई का नाम लेकर मुझे ताना मारा और अब फिर से समझाने की कोशिश कर रही हो। इस तरह से उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और विक्रम ये सब कुछ छुप कर खिड़की से देख रहा था। खैर अब भरत वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उसका अगला दिन होता है तीसरा दिन 25 जनवरी। लेकिन विक्रम का वही रूटीन चलते रहता है, देर से उठना, गेम खेलना, क्रिकेट खेलना। लेकिन आज जब वो मूवी देखने के लिए जाता है तो तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। पिछली बार जब वो दोनों मूवी देखने के लिए आए थे तो उन दोनों में बहुत ही सीरियस बात हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड निशा ने उससे पूछा कि तुमने आगे लाइफ में क्या करना है, इसके बारे में क्या सोचा है? हमारी शादी हो जाएगी तो तुम परिवार चलाने के लिए क्या करोगे? विक्रम कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ। निशा कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके हैं। जब हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी तो उन दिनों तुम कितने एनर्जेटिक रहते थे, तुम्हारे आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम अपने लाइफ में जरूर कुछ बड़ा करोगे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब 7 साल हो चुके हैं, तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमारा कोई भी भविष्य नहीं है। ऐसा कहकर वो उसके साथ ब्रेकअप करके अपनी कार लेकर चली जाती है। अब इस घटना से विक्रम को बहुत ही दुख हो गया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने जीएफ को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब रात को विक्रम अपने दोस्त कार्तिक के साथ चाय पी रहा होता है। वो उसे अपने ब्रेकअप की सारी बात बताता है। उसके थोड़ी देर बाद उसका दोस्त कहता है कि मैं आज एक लड़की को देखने के लिए गया था, हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए हैं, मेरी जॉब भी अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ उससे शादी कर लूं। अब विक्रम ब्रेकअप की हालत में होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अरे इतनी जल्दी भी क्या है, वो लड़की तुम्हें धोखा भी दे सकती है। अब ये बात सुनकर उसका दोस्त बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लड़कियां धोखेबाज होगी, और तुम्हारे जैसे निकम्मे लड़के के साथ कौन ही रहना चाहेगा। तुम तो यहाँ पर मेरे ही पैसों पर चाय और सुट्टा पीते हो। इस तरह से उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसी बातें सुनकर विक्रम को और भी ज्यादा दुख होता है। वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक एक कार आकर उसे ठोक देती है, यानी कि इस तरह से उसकी मौत हो गई थी। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो नर्स और जीवन उसके सामने होते हैं। जीवन कहता है कि देखिए मैडम, हमने इसे 3 दिन दिए, लेकिन इसने धरती पर जाकर वही काम किए, देर से उठना, क्रिकेट खेलना, मूवी देखना और फिर से घर पर आकर खाना खाकर सो जाना। मैं कह रहा हूँ इसे एक मौका देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो विक्रम अपनी सफाई देते हुए कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो बस ऐसा लगा था कि एक सपना है, इसलिए मैं सीरियस नहीं था। नर्स कहती है कि सपने हर कोई देखता है, लेकिन सभी लोगों के सपने पूरे नहीं होते, हर कोई अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। तुम्हें अपने अधूरे काम करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। क्या हुआ तुम्हारे कामों का जो तुम करना चाहते थे? क्या वो सब कुछ झूठ था? विक्रम कहता है नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, प्लीज एक और बार मुझे भेज दो, मैं वही गलती फिर से नहीं करूंगा। तो अब नर्स उसे एक और बार धरती पर भेज देती है। अब फिर से पहला दिन होता है 23 जनवरी। विक्रम सो रहा होता है, उसकी माँ उसे उठने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर में वो तुरंत ही उठ जाता है। उसे याद आता है कि उसे 3 दिन मिले हैं। वो अपने कमरे से बाहर आता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि अच्छा हुआ तो जल्दी से उठ गया, तुम्हारे पिता बहुत दूर नहीं गए होंगे, जाओ उन्हें बस स्टॉप पर छोड़कर आओ। लेकिन विक्रम उनकी बात नहीं मानता। आज अखबार में तारीख देखने लगता है। फिर वो अपने माँ से कहता है कि अगले 3 दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, आप मुझे अंदर ही खाना वगैरह सब कुछ दे दीजिए। अब विक्रम ऐसा क्यों कह रहा है ये उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता। फिर विक्रम अपने कमरे में आराम से लैपटॉप के सामने जाकर मूवी देखने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी दोस्तों वो जगह बदल जाती है। नर्स और जीवन उसके सामने आ जाते हैं। नर्स उसे पूछती है कि बताओ विक्रम, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? जीवन कहता है कि मैडम ये नहीं सुधरने वाला। नर्स कहती है विक्रम, तुमने कहा था अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अगले 3 दिन तक इस कमरे में बंद रहोगे तो तुम मौत से बच जाओगे? देखो विक्रम, पता नहीं क्या तुम मौत से बचकर हमें उल्लू बनाना चाहते हो? देखो विक्रम, आज तक कोई भी मौत को चकमा नहीं दे पाया, आज से 3 दिन बाद तुम्हारी मौत होकर ही रहेगी। फिर वो जीवन को कैलेंडर की डेट बदलने के लिए कहती है। 25 जनवरी का तीसरा दिन होता है और रात को सड़क पर विक्रम के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके गुजर जाने की वजह से उनकी माँ बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। तो विक्रम ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। नर्स उसे कहती है कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हारे परिवार में से किसी को मरना होगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जगह पर तुम्हारी माँ, बहन या फिर पिताजी मर जाए? क्या ये तुम्हें मंजूर है? विक्रम कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, अब मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। फिर नर्स कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें इस रूम से बाहर जाना होगा। तुम ये जो चल रहा है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। और आखिरी बार ध्यान से सुनो, दुनिया में कोई भी मौत से नहीं बच सकता। तुम खुद को बचाने के चक्कर में कीमती समय बर्बाद मत करो, जो काम करने बाकी है उन पर फोकस करो। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं अगला दिन होता है फिर से 23 जनवरी। विक्रम उठ जाता है। उसकी माँ उसे पिता को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन विक्रम तो कुछ पैसे लेकर बस पकड़कर कहीं जाने लगता है। सोचता है कि अगर मैं इस शहर को ही छोड़कर चला जाऊंगा तो मैं बच सकता हूँ। वो कंडक्टर से एक आगे एक स्टॉप की टिकट निकालते रहता है,
लेकिन तभी वहाँ पर कंडक्टर बनकर नर्स आ जाती है। वो उसे बस से उतरकर फिर से 25 जनवरी की रात के टाइम पर ले जाती है और कहती है कि तुम मौत से नहीं बच सकते, इस टैक्सी से एक्सीडेंट होकर तुम्हारी मौत होना तय है। विक्रम उस टैक्सी को देखता है, नर्स उसका हाथ छोड़ देती है और एक्सीडेंट होते ही वो मर जाता है। अगले पल में हम देखते हैं विक्रम एक अलग जगह पर होता है। वो इमरजेंसी गेट खोलकर नर्स के पास आता है। नर्स कहती है कि जीवन, लगता है विक्रम को हमारी बात समझ में नहीं आ रही। अब हम उसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जब वो चाहेगा तब वो इमरजेंसी एग्जिट पर आ जाएगा। और जीवन फिर से विक्रम को शॉक दे देता है। विक्रम फिर से 23 जनवरी फर्स्ट डे पर पहुंच जाता है। अब उठने के बाद विक्रम फिर से मौत को चकमा देने के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि वो नर्स उसे कुछ दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे वो टैक्सी दिखाई। तभी उसे टैक्सी का नंबर याद आता है। विक्रम तुरंत ही उसे नोट करता है और कहता है कि एक्सीडेंट तो तब होगा ना जब ड्राइवर उस टैक्सी में बैठेगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब सबसे पहले मुझे वो टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी। वो तुरंत ही टैक्सी का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। शहर में किसी ऑफिस में जाकर उस नंबर के बारे में पूछताछ करता है। वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि ये नंबर तो इस इलाके का नहीं है, तुम्हें जयनगर जाकर पूछना पड़ेगा। तो विक्रम तुरंत ही जयनगर पहुंचता है। वहाँ पर काम कर रहा आदमी उसे कहता है कि लंच का टाइम हो गया है, तुम बाहर वेट करो। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आखिरी 25 जनवरी तीसरा डे होता है। विक्रम फिर से उस ऑफिसर के पास जाता है। अब वो ऑफिसर उस नंबर को देखकर अपने कलीग को कॉल करता है और उस नंबर के बारे में डिटेल्स मांगता है। अब विक्रम को यहाँ पर उस टैक्सी नंबर की जानकारी मिल जाती है। विक्रम उस नंबर पर कॉल करता है तो उस टैक्सी के बारे में पूछने पर वो आदमी बताता है कि अरे ये टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर तो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो तो कभी किसी का फोन भी नहीं उठाता, वो तुम्हें रात को 9 बजे के बाद आश्रय बार में मिल जाएगा। इस तरह से वो उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर विक्रम को दे देता है। उसके अगले सीन में हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम होता है राजेश। वो किसी ब्रिज के पास आता है और अपनी जान देने के लिए वहां से नीचे कूदने ही वाला था कि तभी नीचे खड़ा एक आदमी उसे डांटने लगता है। कहता है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यही जगह मिलनी थी मरने के लिए? पता नहीं कहां से आ जाते हैं पानी गंदा करने के लिए। चलो निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो राजेश फिर से अपने टैक्सी में आकर बैठ जाता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का वॉइस नोट आता है। वो आदमी उसे धमकी देते हुए कहता है कि देख राजेश, जल्दी से हमारे पैसे लौटा दे वरना तुम्हारी माँ और पत्नी सड़क पर आ जाएंगे, हम तुम्हारे घर को नीलाम करके पैसे ले लेंगे। अब ये बात सुनकर राजेश अपने हालात पर रोने लगता है। तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है और वो उसे खाना खाने के लिए घर पर बुलाती है। अब राजेश वहाँ से घर पर पहुँचता है। उसकी माँ सिलाई का काम कर रही थी। घर के अंदर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी होती है जो कि आराम कर रही थी। राजेश की माँ उसे खाना खाने के लिए देती है। राजेश अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम ये सिलाई का काम करना छोड़ दो, तुम्हें तकलीफ होगी। उसकी माँ कहती है कि मैं दिन भर अकेली बैठकर क्या करूंगी, मुझे कपड़े सिलने का काम आता है तो उससे 2-4 पैसे मिल जाते हैं और ये सब तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा धंधा अच्छे से नहीं चलता। एक बार तुम अच्छे पैसे कमा लोगे तो हम अच्छा सा घर बनाकर खुशियों के साथ रहेंगे। राजेश की पत्नी भी उसे हौसला देती है, कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चे का जन्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और नहीं भी होगा तो भी हम सीधी तरीके से जीकर अपनी जिंदगी काट लेंगे। तभी राजेश को किसी का कॉल आता है और वो बिना खाना खाए अपने घर से निकलता है। वो एक दुकान पर जाता है और वहाँ से चूहे मारने की दवाई खरीद लेता है। दरअसल वो उसे पीकर अपनी जान देने की सोच रहा था। तभी राजेश को एक कस्टमर का कॉल आता है तो वो उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम उस टैक्सी ड्राइवर राजेश को ढूंढ रहा था। इसी तरह से अब रात हो जाती है। विक्रम राजेश के नंबर पर बहुत बार कॉल करता है लेकिन राजेश ड्राइवर तो अपने ही टेंशन में था, वो अपने पर्सनल फोन पर ध्यान नहीं देता। अब रात को राजेश अपने टैक्सी लेकर जा रहा होता है। तभी वो चूहे मारने की दवा नीचे गिर जाती है। राजेश उसे उठाने के लिए जाता है और आगे देख नहीं पाता। इतने में ही रास्ते पर एक्सीडेंट होकर विक्रम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब फिर से हम एग्जिट दरवाजे को देखते हैं जहां से विक्रम बाहर निकलता है। फिर विक्रम नर्स से कहता है कि अब मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे यहाँ से जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो। नर्स कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। विक्रम कहता है मैं 3 दिन में क्या ही उखाड़ लूंगा। नर्स कहती है तुम्हारे पास 32 साल थे तब तुमने कुछ नहीं किया, उसे ऐसे ही गवा दिया। विक्रम कहता है जी मैडम, बचपन से मुझे लगता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया मेरी आदतें आलस इससे मैं बिगड़ गया और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे नहीं लगता कि आप मुझे वापस भेजोगे तो भी मैं कुछ कर पाऊंगा, आप मुझे यहाँ से भेज दीजिए। अब नर्स कहती है कि तुम्हें यहाँ से वापस भेजना है या यहीं पर रखना है इसका फैसला अब मैं नहीं कर सकती। अब जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है तब तक तुम इन 3 दिनों के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। विक्रम कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इसके बारे में तो मुझे आपने बताया नहीं था। नर्स कहती है कि जो लोग मरने के बाद भी अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं करते उनके कुछ अधूरे काम रह जाते हैं, उनकी आत्मा तुम्हारी तरह ही भटकती है, इसलिए अब तुम्हें मौका मिला है तुम्हारे अधूरे काम पूरा करने का। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो मौत को चकमा देने की कोशिश करो या फिर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन जब तक तुम अपनी जिंदगी के असली मकसद को नहीं ढूंढोगे तब तक 3 दिन के बाद तुम्हारी मौत होती रहेगी। इस तरह से
विक्रम को फिर से 23 जनवरी के डे 1 पर भेज दिया जाता है। अब पहले ही दिन विक्रम अपने फ्रेंड कार्तिक से 50,000 रुपए उधार के तौर पर लेता है। फिर वो उन पैसों को तुरंत ही अनाथ आश्रम में अंधे बच्चों की मदद करने के लिए दान कर देता है। मंदिर में भी कुछ पैसे दे देता है। वहाँ से क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और जानबूझकर आउट होता है ताकि उन बच्चों को खुशी हो। अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सुधा उसे चैलेंज करती है। कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, हिम्मत है तो मेरे साथ खेल कर दिखाओ। फिर सुधा उसे पहले ही बॉल में आउट कर देती है। सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। अब सुधा शर्मा जाती है और विक्रम भी कहता है ठीक है, हम डेट पर जाएंगे। अब रात को विक्रम फिर से इमरजेंसी एग्जिट से नर्स से जाकर मिलता है। वो उसे अपनी दान की हुई रिसिप्ट दिखाता है। कहता है कि मैंने अनाथ आश्रम में अंधे बच्चों को मंदिर में यहाँ पर दान दिया, बहुत ही पुण्य का काम किया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को खुशियां बांटी। मुझे लगता है कि यही मेरा काम था। ठीक है, अब मुझे जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो। लेकिन नर्स कहती है कि मैंने तो तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। तुम जो काम करने के लिए अभी भी जिंदा हो, वो काम होते ही तुम्हें अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होगी और उसी वक्त तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। पर यहाँ पर विक्रम बहुत ही परेशान हो जाता है। कहता है कि भाड़ में जाए वो सारे काम, मुझे कुछ भी नहीं करना। अब ये सब कुछ बताकर तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो। जीवन कहता है कि तुम उस मुर्दा घर में उठकर हमें टॉर्चर कर रहे हो। फिर नर्स कहती है कि मरकर जिंदा होने के बाद उस मुर्दा घर में तुम्हें मैं क्यों दिखी। जो लोग अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीते हैं, खुशी के साथ अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं दिखती। लेकिन जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, बस मैं उन्हीं लोगों को नजर आती हूँ। तो तुम भी उनमें से एक हो विक्रम। तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो? इसका जवाब तुम ही जानते हो और उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। ऐसा कहकर वो उसे वापस भेज देती है। अब यहाँ पर विक्रम आश्रय बार में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे वो ड्राइवर दिखाई देता है। अब उसके पास बैठकर बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि ये वही ड्राइवर है जिसके टैक्सी के नीचे आकर मेरी मौत होने वाली है। तभी यहाँ पर राजेश के फोन की रिंग बजती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तो उसे परेशान देखकर विक्रम उसे इसका कारण पूछता है। अब दुखी होकर राजेश उसे बताता है कि मेरे ससुर ने मुझे शादी में एक कार गिफ्ट की थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कार चलाते हुए देख लिया और उन्होंने भी कार ले ली, लेकिन उन्होंने मुझे गारंटी पर रख लिया। लेकिन कमी ने पैसा दिए बिना मुझे धोखा देकर चले गए। इस घटना में मैं फंस गया और अब वो वसूली वाले मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। आज तक मैंने जितना भी पैसा कमाया वो सब वो लोन चुकाने में चला गया। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, पत्नी प्रेग्नेंट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे मरना है। मैं बस अपनी जान देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। विक्रम उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे मर सकते हो। वो उसके पास जाता है और राजेश का एकदम से गला दबाने लगता है। राजेश तुरंत ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। विक्रम कहता है तुम्हें मरना था ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राजेश झटपटाने लगता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। अब विक्रम उसे छोड़ देता है। राजेश पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विक्रम कहता है जब इंसान मौत के बहुत ज्यादा करीब होता है तभी उसे जिंदगी की असली कीमत समझ आती है। मरने से क्या होगा यार, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए कुछ कर। ये मौका मत जाने दे। तुम इसे हार नहीं सकते, तुम हिम्मत से लड़ना होगा। खुद को मारकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ और मौत जब आनी हो तब आ जाएगी। ऐसा कहकर विक्रम वहाँ से जाने लगता है। तभी सुधा उसे कॉल करती है और डेट पर जाने के लिए एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वो वहाँ से विक्रम को अपने बाइक पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाती है। उसके बाद विक्रम उसे एक अलग ही जगह पर ले जाता है जहाँ एक कमरे में डिवाइस लगा होता है और उस डिवाइस से बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं। ये नजारा देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर डांस करते हैं, गाना गाते हैं। फिर सुधा उसे उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। विक्रम बताता है कि बस चल रहा है। उसकी जिंदगी में निशा नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। 7 साल से वो दोनों एक साथ थे, लेकिन उसकी ही वजह से निशा उसे छोड़कर चली गई। विक्रम ने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं सोचा था। उस समय विक्रम को अपनी जिम्मेदारियों की कुछ भी पड़ी नहीं थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सुधा उसे कहती है कि ठीक है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन तुम्हें एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम माफी मांग लोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। विक्रम कहता है कि मैंने उसे कभी भी सॉरी नहीं कहा। फिर सुधा कहती है ठीक है, इस टॉपिक को बंद करते हैं, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। विक्रम कहता है मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। मेरी माँ जो हाउसवाइफ है, मेरे पिताजी एक कंपनी में जॉब करते हैं, मेरी एक बहन है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती है और मैं हूँ, बस। सुधा कहती है कि तुम्हारी फैमिली क्या जॉब करती है ये मैंने नहीं पूछा, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। अब यहाँ पर विक्रम को कुछ समझ नहीं आता कि असल में सुधा क्या कहना चाहती है। सुधा पूछती है कि तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हैं, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा। और इसी पॉइंट पर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सुधा को तुरंत ही कहता है कि मुझे अपने घर पर छोड़ दो। वो विक्रम को उसके घर पर छोड़ देती है। विक्रम सुधा को इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए और सही सलाह देने के लिए थैंक यू कहता है। सुधा भी उसे हक करती है और बाय कहकर चली जाती है। अब तीसरा दिन 25 जनवरी होता है। विक्रम सुबह
जल्दी उठता है, अपने पिताजी को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाता है। ये देखकर उसके पिताजी को अच्छा लगता है। फिर वो पिताजी को ख्याल रखिए कहकर अपने घर पर आ जाता है। वहाँ से अपनी माँ को एक अच्छे से कैफे में ले जाता है, उन्हें बहुत बढ़िया खाना खिलाता है। अपनी माँ को उनके बचपन के बारे में सब कुछ पूछता है। उसकी माँ भी बहुत खुश होकर अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। फिर वो दोनों घर पर आते हैं, हलवा बनाने लगते हैं। तब विक्रम अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? उसकी माँ कहती है कि मैं फिजिक्स में पीएचडी करना चाहती थी। विक्रम कहता है, अगर पीएचडी कर ली होती तो आज तुम्हारे आगे डॉक्टर सरस्वती पीएचडी ऐसा लगता। ये बात सुनकर उसकी माँ को खुशी मिलती है। फिर वो बताती है कि जब वो बड़ी हो गई थी तब उसे तुम्हारे पिताजी का रिश्ता आया। घर वाले भी मुझ पर शादी करने के लिए प्रेशर बढ़ाने लगे। फिर मैंने शादी कर ली। फिर हमें तुम दोनों बच्चे हुए। फिर मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में जितने भी अधूरी ख्वाहिश रही है, तुम लोगों को अच्छे से बड़ा करके तुम्हारी इच्छाओं से उसे पूरा होते हुए देखूंगी। और इसी तरह से अब मैं जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंच गई। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ। अब वहाँ से विक्रम भरत से मिलने के लिए जाता है, यानी कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड। वो उसे समझाता है कि बचपन में जब उसके पिताजी उसके लिए और उसकी बहन के लिए चॉकलेट लेकर आते थे तो विक्रम उन दोनों चॉकलेटों को चोरी करके खुद ही खा लेता था। एक दिन ये बात उसकी बहन सृष्टि को पता चल गई, जिससे कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उसने विक्रम से कहा, भैया मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, वो दोनों चॉकलेट तुम ही खा लो, लेकिन तुम मुझे ऐसा झूठ बोलकर धोखा मत दो। विक्रम भरत को यही बात समझाता है कि मेरी बहन ऐसी है, इसलिए तुम उसे झूठ बोलकर धोखा देने की मत सोचना। वो सच में तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अब भरत को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वहाँ से विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने के लिए जाता है। जब निशा उसे देखती है तो अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन विक्रम उसे बाहर से ही सॉरी कहता है। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब उसने बहुत सारी गलतियां की थी, इसके लिए वो दिल से सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर निशा की शादी हो गई थी और उससे एक छोटा बच्चा भी था। वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, लेकिन विक्रम अभी भी वहीं पर अटका हुआ था। लेकिन अब सॉरी कहने के बाद वो इस बोझ को हल्का महसूस करता है। शाम को हम देखते हैं वो अपने पिताजी के साथ टेनिस खेलने के लिए जाता है। यहाँ पर बेटा और पिता बचपन के अपने दोस्तों को याद करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसके पिताजी और उनके कुछ दोस्त विक्रम के घर पर आते हैं। ये सब लोग मिलकर एक साथ हलवा खाते हैं। सब लोग खुश होते हैं। यहाँ पर विक्रम के माता पिता अपने बेटे की तारीफ करते हैं, उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम निराश मत होना बेटा, तुम जरूर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा सा कर लोगे। अब अपने परिवार को खुश देखकर विक्रम को भी बहुत ही अच्छा लगता है। फिर रात को जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सृष्टि सबको बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड भरत ने शादी करने के लिए हाँ कह दिया है और उसे एक अच्छी सी जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। फिर विक्रम अपने कमरे में जाकर माता पिता के कपड़े लेकर उनको याद करते हुए बहुत रो पड़ता है, क्योंकि अब उसके जाने का समय हो चुका था। वो अपने दोस्त कार्तिक के साथ चाय पीने के लिए उस टपरी पर जाता है और थोड़ी देर के बाद ड्राइवर राजेश की टैक्सी से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विक्रम की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आती है, ड्राइवर राजेश को पकड़कर ले जाने लगती है। राजेश पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी के हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली है, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। अब ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अब दरअसल दोस्तों विक्रम ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। वो अपने चिट्ठी में कहता है कि मैंने सोचा था मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन इसके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी ही जीना भूल गया। मैंने अपने परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जो मुझे कामयाब बनाने के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा था। भले ही मैं बहुत पैसे वाला आदमी नहीं बन सका, लेकिन जब मैंने उन्हें छोटी छोटी खुशियां दी तो तब मुझे पता चला कि असली जिंदगी जीना कैसे होता है। अगर हम कुछ बहुत बड़ा ना कर पाए तो छोटे मोटे काम करके भी जिंदगी चल सकती है और छोटी मोटी खुशियां मनाकर हम जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों विक्रम का यही मकसद था, अपने परिवार को खुशियां देना। उसका ये काम पूरा हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। उधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं ड्राइवर राजेश की पत्नी को लड़का होता है। अपने बेटे को देखकर राजेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि अब मैं अपने मन में मरने का ख्याल कभी नहीं लाऊंगा। फिर दोस्तों कहानी के एंडिंग में हमें उस नर्स और जीवन को दिखाया जाता है। नर्स बताती है कि मैंने भी तुम्हारी तरह आत्महत्या की थी, इसलिए मैं यहाँ पर फंसी हुई थी, लेकिन मैंने विक्रम को मुक्ति दिलाने में मदद की तो मेरी भी आत्मा यहाँ से आजाद हो चुकी है। अब से भटके हुए आत्माओं को उनकी अधूरी इच्छा पूरी करने में तुम मदद करोगे। ऐसा कहकर वो एक डिवाइस जीवन के गले में पहनाती है और बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। जीवन कहता है कि मैं इन दोनों के चक्कर में कहाँ फंस गया, चलो कोई बात नहीं, मैं भी किसी को मुक्ति दिलाने में मदद करूंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और दोस्तों इसी पॉइंट पर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।